कभी सोचा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स होते हैं, एआई, ये गणित के मुश्किल सवाल या वो उलझी हुई रोजमर्रा की स्थितियां, उन्हें कैसे सुलझा लेते हैं? मतलब जिनमें तर्क लगाना पड़ता है। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त तकनीक पर बात करने वाले हैं। नाम है चेन ऑफ थॉट या सीओटी प्रॉम्प्टिंग। चेन ऑफ थॉट सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, पर इसका जो मूल आइडिया है वो काफी सरल है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये जो बड़े भाषा मॉडल्स हैं ना, LLMs, उनके सोचने के तरीके को मतलब पूरी तरह बदल रहा है। अच्छा। हाँ, और इसकी वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हल कर पा रहे हैं जो पहले लगता था कि अरे ये तो इनके बस की बात ही नहीं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे हम किसी स्टूडेंट को सिर्फ फाइनल आंसर नहीं बताते। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये दिखाते हैं कि उस आंसर तक पहुंचे कैसे, वो पूरा रास्ता, वो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। पूरी सोचने की प्रक्रिया दिखाना। ओके। हाँ। और आज हम जिस रिसर्च पेपर पर बात कर रहे हैं, हाँ, ये गूगल रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। जेसन वेई और उनके साथियों का नाम है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इलिसिट्स रीजनिंग इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। और हमारा मकसद यही है आज कि इस कोटी प्रॉम्प्टिंग को अच्छे से समझे, ये है क्या, काम कैसे करती है, क्यों इतनी जरूरी है। और एआई की जो तर्क करने की क्षमता है उस पर इसका क्या असर हो रहा है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सीओटी से पहले क्या होता था। मतलब ये स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग क्या चीज़ है? हाँ, तो स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, हम मॉडल को बस कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स? एक सवाल होता है और उसका सीधा जवाब, बस इनपुट और सीधे आउटपुट। जैसे वो पेपर के फिगर 1 में दिखाया ना, एक रॉजर की टेनिस बॉल वाला सवाल है। हाँ, देखा मैंने। तो स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग में बस सवाल दिया और सीधा जवाब लिख दिया 11। बीच में कुछ नहीं। मतलब मॉडल को बस ये बताया कि इस तरह के सवाल का जवाब 11 है। वो कैसे आया ये नहीं बताया। एग्जैक्टली। एक और उदाहरण था उसमें कैफेटेरिया में सेब वाला। हाँ, उसमें भी सवाल और सीधा जवाब 27। हाँ, अब मॉडल से उम्मीद की जाती है कि वो ये पैटर्न देखे और नए सवाल का भी सीधा जवाब दे दे। सोचने की प्रक्रिया वो पूरी तरह गायब है। और यहीं पर चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आती है। और ये अलग कैसे है? इसमें जो हम उदाहरण दिखाते हैं ना, उसमें सवाल और जवाब तो होता ही है, लेकिन साथ में जवाब तक पहुंचने के जो बीच के लॉजिकल स्टेप्स हैं वो भी दिखाते हैं। अच्छा। मतलब इनपुट, फिर पूरी विचार श्रृंखला, वो चेन ऑफ थॉट, और फिर आउटपुट। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो वो रॉजर टेनिस बॉल वाला सवाल सीओटी के साथ कैसे दिखाया गया? फिगर 1 के दूसरे हिस्से में वही है, सवाल है, फिर पूरा तर्क लिखा है। जैसे रॉजर के पास 5 बॉल थीं, उसने 2 कैन और खरीदे, हर कैन में 3 बॉल, तो 2 3 बराबर 6 बॉल और मिली। अब कुल 5 + 6 बराबर 11 बॉल हो गई, और फिर आखिर में जवाब 11। समझ गया, पूरा लॉजिक लिख दिया। और वो कैफेटेरिया वाला, उसमें तो स्टैंडर्ड में जवाब 27 था, पर कोटी में लॉजिक और जवाब दोनों अलग थे। हाँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल वही है, पर कोटी वाले उदाहरण में तर्क अलग है और सही है, जिससे जवाब भी बदल गया। क्या तर्क था उसमें? उसमें ऐसे लिखा है, कैफेटेरिया में 23 सेब थे, लंच में 20 यूज हो गए, तो बचे 23 - 20 = 3 सेब। फिर 6 और खरीदे, तो अब हो गए 3 + 6 = 9 सेब, और फिर जवाब है 9। अरे वाह! मतलब स्टैंडर्ड वाले में मॉडल ने शायद बस नंबरों को जोड़ दिया होगा, 23 20 6, और गलत जवाब दे दिया। हाँ, लगता तो यही है। स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग में मॉडल कई बार ऐसे शॉर्टकट ले लेता है, गलत पैटर्न पकड़ लेता है। कोर्टी उसे स्टेप बाय स्टेप सोचने पर एक तरह से मजबूर करता है। ये असल में मॉडल को सोचने का तरीका सिखा रहा है, ना कि सिर्फ जवाब रटाना। बिल्कुल, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना सिखाना। तो ये बेसिकली एआई को कैसे हल करना है ये दिखाना है, न कि सिर्फ क्या हल है ये बताना। सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, जैसे हम सीखते हैं। पर एआई के लिए इतना बड़ा चेंज क्यों है? क्योंकि ये मॉडल्स जो हैं वो अरबों उदाहरणों से सीखते तो हैं, पर अक्सर वो सतह के पैटर्न पकड़ते हैं। उन्हें सीधे सीधे तर्क करना सिखाना वो मुश्किल रहा है। अच्छा। कोटी एक सरल तरीका देता है जिससे उनकी जो छुपी हुई तर्क क्षमता है उसको उभारा जा सके, खासकर मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है कि ये जो चेन ऑफ थॉट वाली क्षमता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मॉडल को अलग से ट्रेन किया गया हो। बिल्कुल सही। और ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है इस रिसर्च की। इसे रिसर्चर्स कहते हैं उभरती हुई क्षमता।
इमर्जेंट एबिलिटी। उभरती नहीं क्षमता मतलब? इसका मतलब है कि ये क्षमता मॉडल में पहले से नहीं होती या हमने डाली नहीं है। ये बस तब अचानक दिखने लगती है जब मॉडल एक खास साइज, एक स्केल तक पहुंच जाता है। साइज मतलब कितने पैरामीटर्स? हाँ, पैरामीटर्स। ये क्षमता आमतौर पर उन मॉडल्स में दिखती है जिनमें लगभग 100 बिलियन पैरामीटर या उससे ज्यादा होते हैं। 100 बिलियन? बाप रे। हाँ, पैरामीटर आप समझ लीजिए मॉडल के सीखने की क्षमता का एक पैमाना है। जितने ज्यादा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने की पॉसिबिलिटी। तो जो छोटे मॉडल्स हैं 100 बिलियन से कम वाले, उनमें सीओटी काम नहीं करता? नहीं, पेपर के फिगर 4 में यही दिखाया है। छोटे मॉडल जैसे 10 बिलियन वाले, उन पर सीओटी लगाने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कभी-कभी तो परफॉर्मेंस और खराब हो जाती है। खराब क्यों? वो सीओटी उदाहरण देकर लंबे लंबे स्टेप्स लिख तो देते हैं, भाषा भी ठीक लगती है, पर उनमें लॉजिक नहीं होता। वो गणित या तर्क के हिसाब से गलत होते हैं, बस देखने में लगता है कि सोच रहे हैं। ये तो गजब है। तो मतलब ये सिर्फ ज्यादा शब्द लिखने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी, एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझ और तर्क क्षमता है जो सिर्फ बहुत बड़े मॉडल में ही आती है। एक तरह की कॉग्निटिव लीप है ना, स्केल के साथ। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल। जैसे पानी एक निश्चित तापमान पर ही भाप बनता है, उससे पहले नहीं। ये दिखाता है कि मॉडल का साइज बढ़ाना सिर्फ धीरे धीरे सुधार नहीं लाता, बल्कि एकदम नई क्षमताएं भी पैदा कर सकता है। हाँ, और ये एआई रिसर्च के लिए भी एक बड़ा संकेत है। चलिए अब इसके फायदों पर आते हैं। इसका मतलब क्या है एआई के लिए? ये सीओटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई फायदे हैं और बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं। सबसे पहला तो यही है, उन्नत तर्क क्षमता, इनहैंस्ड रीजनिंग। जैसे हमने देखा। हाँ, ये एलएलएम्स को वो मुश्किल समस्याएं हल करने देता है जो पहले उनके बस की नहीं थी। जैसे कौन सी समस्या है? कोई खास उदाहरण? हाँ, जैसे मल्टी स्टेप मैथ प्रॉब्लम्स। एक बेंचमार्क है जीएसएम 8 के, जिसमें गणित के सवाल होते हैं पर शब्दों में। उन्हें हल करने के लिए कई स्टेप्स लगते हैं। अच्छा, मुश्किल होते होंगे। हाँ, तो पाम-एल्म जैसा एक बहुत बड़ा मॉडल है, 540 बिलियन पैरामीटर वाला। उसने सीओटी के साथ मिलकर इस बेंचमार्क पर उस समय का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। फिगर 2 में है ये। वाह, बेस्ट परफॉर्मेंस सिर्फ प्रॉम्प्ट बदलकर। हाँ, उसने उन मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया जिन्हें खास गणित के लिए फाइन ट्यून किया गया था। ये तो कमाल है। और गणित के अलावा? कॉमन सेंस रीजनिंग, मतलब रोजमर्रा की बातों में तर्क लगाना, उसमें भी सुधार दिखा। CSQA, स्ट्रैटेजी QA जैसे बेंचमार्क्स पर। यहाँ तक कि तारीख समझना, स्पोर्ट्स के बारे में तर्क करना या रोबोट को इंस्ट्रक्शन समझने में मदद करना, इन सब में कोटी ने मदद की। फिगर 7 में ये सब है। और सिंबॉलिक रीजनिंग, जैसे शब्दों या चिन्हों से खेलना? उसमें भी, जैसे शब्दों के आखिरी अक्षर जोड़ना या सिक्का उछालने वाला गेम ट्रैक करना, इन सब में सुधार दिखा। फिगर 8, सोचिए आगे एआई शायद मुश्किल साइंटिफिक प्रॉब्लम या कोडिंग चैलेंज भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हल कर पाएगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो हुई तर्क क्षमता। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा बड़ा फायदा है इसका किफायती होना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मॉडल को बेहतर बनाने के लिए अक्सर फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना? हाँ, जिसमें काफी डेटा और कंप्यूटिंग पावर लगती है, महंगा पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन कोड के लिए ये सब नहीं चाहिए। मॉडल को बदलना नहीं है, रीट्रेन नहीं करना, नहीं हजारों नए उदाहरण बनाने हैं। तो फिर? ये सिर्फ प्रॉम्प्टिंग का तरीका है। आप बस सवाल पूछने का ढंग बदलते हैं, कुछ उदाहरणों में सोचने का तरीका दिखाते हैं, बस। तो बिना भारी भरकम खर्च के एआई की ताकत को अनलॉक करना। हाँ, बिल्कुल। ये एआई डेवलपमेंट के इकोनॉमिक्स को बदल सकता है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और तीसरा फायदा? तीसरा है पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी। मतलब हम समझ सकते हैं कि मॉडल क्या कर रहा है। हाँ, अक्सर बड़े एआई मॉडल्स को ब्लैक बॉक्स कहते हैं ना, पता नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है, फैसला कैसे हुआ। हाँ, और इस वजह से उन पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल होता है। सही कहा, पर कोटी इसमें मदद करता है। क्योंकि मॉडल जवाब के साथ तर्क के स्टेप्स भी बताता है, तो हमें एक खिड़की मिलती है उसकी सोचने की प्रक्रिया में। हम देख सकते हैं कि वो जवाब तक कैसे पहुंचा। हाँ, और अगर जवाब गलत है तो हम देख सकते हैं कि लॉजिक में गड़बड़ कहाँ हुई। इससे मॉडल पर भरोसा करना, उसे डीबग करना, मतलब उसकी गलतियां सुधारना आसान हो जाता है। परिशिष्ट डी में इसका विश्लेषण भी है शायद। हाँ, अपेंडिक्स डी में सही और गलत दोनों तरह की विचार श्रृंखलाओं का विश्लेषण है। काफी दिलचस्प है वो। तो एआई स्मार्ट भी हो रहा है और हमें समझ भी आ रहा है कि वो कैसे सोच रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। चौथा फायदा भी था कोई?
चौथा फायदा ये है कि ये स्केलिंग के लाभों की पुष्टि करता है। मतलब ये दिखाता है कि मॉडल का साइज बढ़ाना सिर्फ छोटी मोटी बेहतरी नहीं लाता, इससे एकदम नई क्षमताएं जैसे तर्क करने की क्षमता विकसित हो सकती हैं। ये उस उभरती हुई क्षमता वाली बात को और पक्का करता है। तो बड़े मॉडल्स बनाने का जो ट्रेंड है ये उसे सपोर्ट करता है। हाँ, ये हमें बड़े मॉडल्स बनाने के लिए और मोटिवेशन देता है। तो कुल मिलाकर कोटी AI को ज्यादा लॉजिकल, किफायती, पारदर्शी बना रहा है और बड़े मॉडल्स के महत्व को भी दिखा रहा है। ये तो वाकई गेम चेंजर लगता है। ये फायदे तो ठीक है, पर एक सवाल है, क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब ये कितना सेंसिटिव है? जैसे हम उदाहरणों में तर्क कैसे लिखते हैं, क्या इससे बहुत फर्क पड़ता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। कोई तकनीक कितनी भी अच्छी लगे, वो भरोसेमंद है या नहीं, ये देखना पड़ता है। उसकी मजबूती, रोबस्टनेस। तो रिसर्चर्स ने इसे परखा? हाँ, काफी ध्यान दिया इस पर। सेक्शन 3.4 और फिगर 6 में इसी के बारे में है। और अच्छी बात यह है कि ये तकनीक काफी मजबूत निकली। अच्छा, कैसे? पहली बात, उन्होंने अलग अलग लोगों से कोटी उदाहरण लिखवाए। सबकी लिखने की स्टाइल थोड़ी अलग थी। कोई डिटेल में लिख रहा था, कोई शॉर्ट में। लेकिन रिजल्ट्स दिखाते हैं कि हर स्टाइल के साथ कोटी ने स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग से बेहतर काम किया। मतलब कोई एक जादुई तरीका नहीं है लिखने का, मुख्य बात है लॉजिक के स्टेप्स दिखाना। ठीक है, और उदाहरण कहाँ से लिए, इससे फर्क पड़ा? उन्होंने अपने लिखे उदाहरणों के अलावा पब्लिक डेटा सेट जैसे GSM-8K से भी उदाहरण लिए। पाया गया कि अलग अलग तरह के उदाहरणों के साथ भी कोटी का फायदा बना रहता है। और अगर हम उदाहरणों का ऑर्डर बदल दें, पहले कौन सा दिखाएं, बाद में कौन सा? ज्यादातर कामों के लिए इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक कॉइन फ्लिप वाला टास्क था, उसमें थोड़ा असर दिखा, पर वो शायद क्लासिफिकेशन जैसा काम है। गणित या कॉमन सेंस वाले सवालों में क्रम ज्यादा मायने नहीं रखता दिखा। और कितने उदाहरण दिखाने पड़ते हैं? बहुत सारे? नहीं, ये भी अच्छी बात है। फिगर 11 में है ये। उनके मेन एक्सपेरिमेंट्स में 8 उदाहरण थे जिनसे अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर उन्होंने दिखाया कि कम उदाहरणों से भी, जैसे 2 या 4, कोटी स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग से काफी बेहतर है। मतलब थोड़े से उदाहरणों से भी फायदा मिलने लगता है। हाँ, बेशक ज्यादा उदाहरणों से परफॉर्मेंस और सुधर सकती है, पर शुरुआत कम से भी हो जाती है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल और मजबूत तकनीक लगती है। अच्छा, ये काम कैसे करती है? इसके पीछे का राज क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा शब्द या कैलकुलेशन का मौका देना ही काफी है, या वो तर्क का तरीका ही मेन है? हाँ, ये समझने के लिए उन्होंने एक एब्लेशन स्टडी की थी, सेक्शन 3.3 फिगर 5। इसमें वो सिस्टम के अलग अलग हिस्से हटाकर या बदलकर देखते हैं कि असर क्या होता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या बदल कर देखा? उन्होंने कुछ अलग तरीके अपनाए। एक था सिर्फ गणितीय समीकरण देना, मतलब लॉजिक की जगह सिर्फ फॉर्मूला दे दिया। उसका क्या नतीजा रहा? वो GSM-8K जैसे मुश्किल सवालों के लिए उतना अच्छा नहीं चला। शायद भाषा वाले सवालों को सीधे समीकरण में बदलना मॉडल के लिए मुश्किल होता है। और दूसरा था सिर्फ गणना के लिए अतिरिक्त टोकन देना, मतलब तर्क की जगह सिर्फ डॉट्स लगा दिए, ये सोच करके शायद मॉडल को बस सोचने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। और इससे कुछ हुआ? नहीं, इससे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग जैसा ही रहा। मतलब सिर्फ ज्यादा जगह देना काफी नहीं है। और तीसरा तरीका? तीसरा था जवाब के बाद तर्क देना, मतलब पहले आंसर बता दिया फिर समझाया कि कैसे आया। इसका असर? इसका भी प्रदर्शन बेसलाइन जैसा ही रहा, कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो इन सब से क्या पता चला? बहुत साफ पता चला। पहला, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ज्यादा मौका देना काफी नहीं है, उन बीच के स्टेप्स को नेचुरल लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। भाषा में समझाना महत्वपूर्ण है। हाँ, और दूसरा, वो तर्क जवाब तक पहुंचने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तौर पर आना चाहिए, जवाब देने के बाद नहीं। अच्छा, तो कोटी की असली ताकत उसके स्टेप बाय स्टेप नेचुरल भाषा वाले तर्क में है, जो जवाब से पहले आता है। देखिए, ये तकनीक बहुत प्रभावशाली है, फायदे भी बहुत है, लेकिन हमें इसकी सीमाएं भी समझनी होंगी। और रिसर्च पेपर में ये ईमानदारी से बताई भी गई हैं, सेक्शन 6 में। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। क्या हैं वो सीमाएं, लिमिटेशंस? पहली और शायद सबसे गहरी सीमा ये है कि ये तकनीक ये साबित नहीं करती कि मशीन वाकई इंसानों की तरह सोच रही है, रीजनिंग कर रही है। अच्छा, मतलब हो सकता है कि मॉडल बस बहुत होशियारी से टेक्स्ट के पैटर्न फॉलो कर रहा हो, जो हमें तर्क जैसा लगता है, बिना किसी गहरी समझ के। ये एक बड़ा सवाल है, क्या ये असली सोच है या सिर्फ एक बहुत एडवांस्ड नकल? हाँ, ये फिलोसॉफिकल सवाल भी है।
असली समझ बनाम पैटर्न मैचिंग। और दूसरी सीमा? दूसरी थोड़ी प्रैक्टिकल है। अगर हम इस तकनीक को फाइन ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें, हाँ, तो हमें ट्रेनिंग डेटा के हर उदाहरण के साथ वो पूरी विचार श्रृंखला लिखनी होगी। अब सोचिए, हजारों लाखों उदाहरणों के लिए ये करना कितना महंगा और टाइम लेने वाला काम होगा। हाँ, बात तो सही है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग तो ठीक है, पर फाइन ट्यूनिंग में मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, लागत एक चुनौती बन सकती है। और तीसरी सीमा भरोसे से जुड़ी है। कोई गारंटी नहीं है कि मॉडल जो तर्क दे रहा है वो हमेशा सही या फैक्ट्स के हिसाब से ठीक हो। अच्छा, मतलब लॉजिक भी गलत हो सकता है। हाँ, अपेंडिक्स D.2 में दिखाया गया है, मॉडल कभी-कभी गलत तर्क देकर भी सही जवाब तक पहुंच जाता है, खासकर मल्टीपल चॉइस सवालों में। या फिर तर्क ही बिल्कुल गलत हो सकता है, पर भाषा इतनी अच्छी हो कि वो सही लगे। तो हमें आउटपुट को ध्यान से देखना होगा, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और चौथी सीमा वही है जिसकी हमने बात की थी, ये क्षमता सिर्फ बहुत बड़े मॉडल्स में ही उभरती है। हाँ, 100 बिलियन पैरामीटर वाले। हाँ, तो इसका फायदा उठाने के लिए उन बड़े महंगे मॉडल्स तक पहुंच चाहिए। ये छोटे डेवलपर्स या रिसर्चर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। ये सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि ChatGPT कोई जादू की छड़ी नहीं है, अभी भी काफी काम बाकी है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये रिसर्च कुछ नए सवाल भी खड़े करती है भविष्य के लिए। हाँ, जरूर। कई रोमांचक सवाल हैं, जैसे स्केले बढ़ाने से, मॉडल को और बड़ा बनाने से ये तर्क क्षमता और कितनी बेहतर हो सकती है। क्या कोई लिमिट है? या फिर क्या प्रॉम्प्टिंग के और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे हम भाषा मॉडल की ऐसी ही छुपी हुई इमर्जेंट क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं? ये भविष्य के रिसर्च के लिए बड़े सवाल हैं। तो आज हमने चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि ये एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। हाँ, ये बड़े भाषा मॉडलों को सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि जवाब तक पहुंचने का रास्ता, वो सोचने का तरीका सिखाता है। और ये क्षमता खास तौर पर बड़े मॉडल्स में अपने आप उभरती है। बिल्कुल, ये तकनीक न सिर्फ AI की तर्क क्षमता को बढ़ा रही है, बल्कि उसे ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा समझने लायक भी बना रही है। और ये AI के जिम्मेदार विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई AI के सफर में एक अहम मोड़ लगता है, सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा। निश्चित रूप से। और श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर AI को सिर्फ ये दिखाना कि कैसे सोचना है इतना असरदार है, तो ये इन बड़े मॉडल्स के अंदर समझ की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या वो सच में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या बस हमारे दिखाए लॉजिकल पैटर्न को कॉपी करने में माहिर हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। और सोचिए, अगर हम इंसानी सोच के दूसरे पहलू जैसे क्रिएटिविटी या सहानुभूति या नैतिक तर्क उन्हें भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उदाहरणों से दिखाएं, तो क्या हम उन क्षमताओं को भी इन मॉडलों में जगा सकते हैं? वाह! ये सवाल हमें AI के भविष्य की रोमांचक और शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण संभावनाओं की ओर ले जाते हैं।